नमस्कार दोस्तों, चैम गुरु चैनल में स्वागत है। मैं गोपाल चौधरी, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज अपन एक नए टॉपिक के साथ फिर से लौटे हैं। आज अपन 12th क्लास केमिस्ट्री की बात करेंगे। 12th क्लास केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। हम सॉलिड स्टेट की बात करेंगे। देखो भाई, सॉलिड स्टेट या ठोस अवस्था होता है। सुनो भाई, पहले ध्यान से, जो बोर्ड की क्लास में जो स्टूडेंट बैठे हैं, ठीक है, उनको सॉलिड स्टेट 3 नंबर देके जाएगा। भाई कितने नंबर देके जाएगा? 3 नंबर, ठीक है। इससे जो भी क्वेश्चन आएगा 1+1+1 से आएगा, मतलब एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन बनने वाले होते हैं, ठीक है। अब इसमें जो एक एक नंबर की जो 3 क्वेश्चन है वो कहां से बनेंगे, ये सुनो ध्यान से। भाई इस पूरे चैप्टर को अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला देखो भाई, इसमें जो पहला पोर्शन आता है, ठीक है, वो ठोसों का वर्गीकरण से आता है। कौन सा आता है? ठोसों के वर्गीकरण से। भाई वर्गीकरण अगर आप कंप्लीट पढ़ते हो तो इसका 1 नंबर यानी कि एक क्वेश्चन आपका पक्का हो गया। दूसरा जो अपना क्वेश्चन आएगा वो बनेगा क्रिस्टल तंत्र से। कहां से बनेगा? क्रिस्टल तंत्र से। देखो भाई, क्रिस्टल तंत्र या क्रिस्टल जो सिस्टम है, ठीक है, इसके टाइप्स दे रखे अपने को। क्रिस्टल तंत्र के जो टाइप्स है जिनको ब्रेवी जालक बोलते हैं, वहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या अपन इससे आगे चलते हैं, ठीक है, तो इससे जाके आगे चल के अपने को संकुलन दक्षता या संकुलन क्षमता से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को यहाँ पे ये दूसरा क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। अगर क्रिस्टल तंत्र आपको कंप्लीट आ गया तो यहाँ पे आप 1 नंबर और गेन कर सकते हो। लास्ट अपन जो तीसरा नंबर गेन करेंगे या तीसरा क्वेश्चन आता है वो आता है क्रिस्टल दोषों से। कहां से आएगा वो? क्रिस्टल दोष। तो देखो भाई, क्रिस्टल दोषों से रिलेटेड यहाँ पे कैसे अपन नंबर गेन करेंगे इसके, यानी कि अपने सामने सबसे ज्यादा जो फ्रेंकल सोट के दोष, ठीक है, धातु आदिके, धातु न्यून दोष, ठीक है, यानी कि मिश्रणीय, खूब यानी कि बहुत सारे डिफेक्ट आते हैं क्रिस्टलों में, स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक से, वहां से 1 नंबर आप गेन करोगे। तो ये चैप्टर टोटल 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। कौन सा? क्लासिफिकेशन, क्रिस्टल सिस्टम और क्रिस्टल डिफेक्ट्स, ठीक है। अगर तीनों चीजें कंप्लीट तैयार होती है तो आपको इस चैप्टर से 3 नंबर दिलाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अब अपन बात करते हैं भाई चैप्टर में है क्या। सबसे पहले अपन ठोस अवस्था की बात करते हैं। ठोस अवस्था देखो भाई, द्रव्य होता है, द्रव्य। द्रव्य की हमने 3 अवस्थाएं पढ़ाई थी, ठीक है, कब? 11th क्लास में। 11th क्लास में द्रव्य की 3 अवस्थाएं अपन ने कौन कौन सी पढ़ाई थी? देखो भाई, एक तो मैंने पढ़ाई थी आपको ठोस, ठीक है, एक पढ़ाई थी मैंने द्रव और एक पढ़ाई थी मैंने गैस, ठीक है। ठोस, द्रव और गैस पढ़ाई थी, तो वहां पे मैंने अलग अलग डेफिनेशन बताई थी इनकी। वहां पे हमने गैसों के बारे में अध्ययन किया था, गैस अवस्था में। इसके बाद में अपन ने लिक्विड फेज पढ़ी थी, जो थोड़ा सा पार्ट तो अपन 12th क्लास में पढ़ेंगे और थोड़ा पार्ट अपन पहले पढ़ चुके हैं। अब अपन कंप्लीटली क्या पढ़ेंगे? ठोसों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं ठोसों की डेफिनेशन, ठीक है। भाई ठोस होते क्या है? देखो भाई, आपने छोटी क्लासों में क्या पढ़ा था कि ठोस जिनके अवयवी कण पास पास होते हैं। देखो भाई, अवयवी कण क्या होते हैं, सुनो ध्यान से, कि अगर कोई भी परमाणु, अणु या आयन है, ठीक है, तो वो एक छोटे से यानी कि कण के द्वारा निर्मित होता है। वो जो छोटा सा कण है वही क्या होगा? उसका अवयवी कण। अवयवी कण परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं अवयवी कण, ठीक है। अणु, परमाणु या आयन, ठीक है। तो ठोसों की डेफिनेशन क्या होती है? यदि अवयवी, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा था, यदि अवयवी कण पास पास स्थित होते हैं, अवयवी कण क्या होते हैं? पास पास स्थित होते हैं, तो इनको अपन क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। सुनो ध्यान से मेरी बात। अब अपने को दिमाग में ये लगाना है भाई, ये पास पास क्यों होते हैं। देखो भाई, कोई भी अवयवी कण है, इसके ऊपर देखो, एक तो 2 प्रकार के तो बल काम करते हैं जब ये पास होते हैं या दूर होते हैं, और एक इनके ऊपर ऊर्जा भी कार्य करती है, ठीक है। तो ऊर्जा एवं बल 2 प्रकार के काम करते हैं, जिसके कारण अवयवी कण पास पास आते हैं या दूर चले जाते हैं। सबसे पहले बलों की बात करते हैं। ये बल आकर्षण बल भी हो सकते हैं और ये प्रतिकर्षण बल भी हो सकते हैं। ये बल कौन से हो सकते हैं? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल हो सकते हैं। अब सुनो, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बलों के बारे में। जब अणु यानी कि विपरीत आवेश युक्त हो तो वो पास पास आएंगे, तब आकर्षण बल प्रभावी होंगे। जब अणु समान आवेश युक्त हो, जैसे प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है, तो तब उनके मध्य कौन से बल प्रभावी होंगे? प्रतिकर्षण बल। तब अणु क्या होंगे? दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट देखो, ऊर्जा। ऊर्जा, जब अणु पास पास आते हैं या दूर दूर जाते हैं तो उनको गति करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं? अणुओं को यानी कि पास पास आने या दूर ले जाने में ऊर्जा तथा बल दोनों का ही महत्वपूर्ण कार्य
होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि वे अवयवी कण जिनके मध्य आकर्षण बल तो प्रबल हो तथा प्रतिकर्षण बल दुर्बल हो क्या कहलाते हैं, ठोस कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, ठोस कहलाएंगे। आकर्षण बल प्रबल होंगे तो अणु क्या होंगे, एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ये देखो भाई, अणु एक दूसरे के पास आकर क्या बना देंगे, एक प्रकार से संकुलित संरचना बना देंगे। क्या बना देंगे, एक प्रकार से संकुलित संरचना। और ये संकुलित संरचना किसका निर्माण करेगी, ठोस का निर्माण करेगी। किसका निर्माण करेगी, ठोस का निर्माण। बताओ भाई, बात समझ में है कि नहीं आ गई। अब अपन बात करते हैं ठोसों के वर्गीकरण की। किसकी व्याख्या करेंगे अपन यहाँ पे, ठोसों के वर्गीकरण की। देखो भाई, ठोसों का जो वर्गीकरण है, ठीक है, अपन दो भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो ठोसों का जो वर्गीकरण है, ये इनके मध्य अंतराणविक बलों के आधार पे पढ़ेंगे। किसके आधार पे पढ़ेंगे, बलों के आधार पे। फिर अपन ज्यामिति के आधार पे पढ़ेंगे, बलों के आधार पे। सुनो भाई ध्यान से, हम बलों के आधार पे इनको चार भागों में पढ़ेंगे, और ज्यामिति के आधार पर, यानी कि इनकी स्ट्रक्चर या ज्यामिति के आधार पे इनको दो भागों में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन सबसे पहले बात करते हैं, यानी कि इनके बलों के आधार पे वर्गीकरण की। बलों के आधार पे वर्गीकरण में सबसे पहला जो पार्ट आता है, ठीक है, वो आता है आणविक ठोस। सबसे पहला पार्ट क्या आता है इनका, आणविक ठोस। इनको मोलिकुलर ठोस भी बोलते हैं। इनको आणविक ठोस बोल दो या मोलिकुलर ठोस। देखो भाई, आणविक ठोस यानी कि अणु वाले ठोस। आणविक ठोस यानी कि अणु वाले ठोस, मतलब दो परमाणु जुड़ेंगे। मतलब क्या होंगे, दो परमाणु, मतलब ए और ए जुड़ गया। अब ये समान हो सकते हैं, या ए तथा बी जुड़ गया तो असमान भी हो सकते हैं। मतलब समान अणु तथा असमान दोनों अणुओं के मध्य ठोसों की व्याख्या करेंगे, और वो क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे। इस प्रकार आणविक ठोस का निर्माण होता है। ठीक है, एक बात ध्यान देना भाई, आणविक ठोसों के मध्य दुर्बल वान डेर वाल्स बल काम करते हैं। कौन से बल काम करते हैं, दुर्बल वान डेर वाल्स बल। अब वान डेर वाल्स बलों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। कब पढ़ाया था, रासायनिक आबंध वाला चैप्टर पढ़ाया था, तब अपन इसके बारे में व्याख्या कर चुके हैं। अब अपन इसके डिस्कशन नहीं करेंगे। वो अगर आपको पढ़ना है तो आप 11th क्लास का टॉपिक स्टार्ट करिए, केमिकल बॉन्डिंग, जो आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा, फिर आप इसको पढ़िए। हाँ, अब सुनो भाई ध्यान से। अब दुर्बल वान डेर वाल्स बल पाए जाते हैं कहाँ, आणविक ठोसों में। अब इन आणविक ठोसों को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो आणविक ठोस है वो कौन से हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस। कौन से हैं, अध्रुवीय आणविक ठोस। अब देखो भाई, अध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं, मतलब देखो भाई, जैसे मैंने ए और बी को जोड़ा, मैंने क्या जोड़ दिया, ए व बी को जोड़ा। अब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कम है, ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि अपन विद्युत ऋणता से बोल सकते हैं, बंद के इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या कहलाती है, विद्युत ऋणता कहलाती है। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया, या इलेक्ट्रॉन आकर्षण इधर रहेगा, तो यहाँ पे इस पे तो पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब एक परमाणु पार्शियल नेगेटिव तथा दूसरा परमाणु पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, तो इसको तो हम क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं, मतलब द्विध्रुव बोलते हैं। अगर दोनों परमाणु समान हो, सुनो मेरी बात, दोनों परमाणु क्या हो, समान हो, और दोनों की विद्युत ऋणताएं भी क्या हो, समान हो, ऐसी कंडीशन में बंद के जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी दिशा में नहीं जाते। ऐसी कंडीशन में इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो कैसा होता है, जीरो होता है। मतलब ऐसे जो परमाणु होते हैं, ठीक है, वो होते हैं नॉन पोलर। कैसे परमाणु होते हैं, नॉन पोलर परमाणु होते हैं, मतलब अध्रुवीय परमाणु होते हैं। बताओ भाई, बात समझ में आई कि नहीं आपको, आ गई ना। अब सुनो इसके बाद की व्याख्या। अब यहाँ पे अध्रुवीय परमाणु मतलब जिनमें कोई भी आवेश नहीं मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार के जो मतलब अणु होते हैं वो क्या कहलाते हैं, यानी कि अध्रुवीय आणविक ठोस। और इनमें क्या पाए जाते हैं, लंदन बल पाए जाते हैं। कौन से बल पाए जाते हैं, इनमें लंदन बल पाए जाते हैं। आई बात समझ में। इनके जो एग्जाम्पल है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे N2H2O2, ठीक है, या आर्गन, या अपन क्या बोल सकते हैं, क्रिप्टॉन। ये सारे अध्रुवीय आणविक ठोसों के उदाहरण होते हैं। मतलब इनमें कोई भी ज्यादा मतलब बात करें, ये ठोस तो होते हैं लेकिन ये अध्रुवीय नेचर के होते हैं। बताओ भाई, बात समझ में आई कि नहीं, आ गई होगी। अब देखते हैं इसके बाद में ध्रुवीय आणविक ठोस। नेक्स्ट देखो भाई, ध्रुवीय आणविक ठोस। ध्रुवीय आणविक ठोस क्या होते हैं, ध्रुवीय आणविक ठोसों में देखो भाई, डाइपोल मोलिकुलर सॉलिड।
डायपोल मोलिकुलर सॉलिड में देखो भाई पोलर मोलिकुलर सॉलिड। अब इनमें बात करते हैं अपन, जैसे कोई भी परमाणु है, जैसे HCl है, इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। ये ठोस अवस्था तो बनाएंगे लेकिन ये दूर की बातें रहेंगे। तो यानी कि जब दो परमाणु के विद्युतीयताओं का अंतर होता है या कुछ ना कुछ भी डायपोल मोमेंट उपस्थित होता है, उस कंडीशन में दूरी नीचे शो करेगा या डायपोल नीचे शो करेगा। ऐसी कंडीशन में जो सॉलिड बनेंगे वो क्या होंगे, डायपोल या ध्रुवीय आणविक ठोस बनाएंगे। यानी कि अपन इसके एग्जांपल्स की बात करें, HCl, SO2 की बात कर सकते हैं, क्लोरोफॉर्म भी इसका विशिष्ट एग्जांपल है। तो ये सारे कैसे हो जाएंगे, इसके ध्रुवीय आणविक ठोस हो जाएंगे। बताओ भाई बात समझ में है कि नहीं? आ गई। नेक्स्ट देखो भाई, इसके बाद में अपन बात करते हैं, यानी कि तीसरा जो टाइप्स है, ठीक है, वो कौन सा आएगा, हाइड्रोजन बंधित आणविक ठोस। कौन से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आणविक ठोस, मोलिकुलर सॉलिड। देखो भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोलिकुलर सॉलिड क्या होते हैं, मतलब ऐसे ठोस जिनके अणुओं के मध्य हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है या हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। जैसे अपन बात कर सकते हैं NH3 का जो सॉलिड है, या इसके बाद में अपन बात करें H2O का जो ठोस है, ठीक है, जो बर्फ की स्ट्रक्चर आती है, ठीक है, ये सारे कैसे होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोलिकुलर सॉलिड होते हैं। बताओ भाई बात समझ में है कि नहीं? आ गई। ये मोलिकुलर सॉलिड हो गए पूरे कंप्लीट, ठीक है भाई। देखो इसके बाद में देखो भाई दूसरे जो प्रकार के जो ठोस आए हैं वो होते हैं यानी कि आयनिक ठोस। दूसरे प्रकार के जो ठोस आए हैं, पहले मोलिकुलर ठोस हो गए, अब दूसरे हो गए आयनिक ठोस। देखो भाई आयनिक ठोसों में क्या पाए जाते हैं, यानी कि आयनिक बल पाए जाते हैं या आकर्षण बल पाए जाते हैं। कौन से बल पाए जाते हैं, आकर्षण बल। दूसरी बड़ी बात, इनके गलनांक का उतनांक की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, ना तो ज्यादा होते ना ही कम होते, यानी कि ठीक ठाक इनके गलनांक का उतनांक पाए जाते हैं, ठीक है। दुर्बल यानी कि इनमें आकर्षण बल के कारण, यानी कि जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, अवयवी कण आयन होते हैं। क्या होते हैं, आयन्स होते हैं, और आयन्स होकर क्या बनाते हैं, आयनिक ठोस का निर्माण करते हैं। जैसे NaCl का जो क्रिस्टल है, जैसे NaCl का जो क्रिस्टल है वो क्या बनाएगा, एक प्रकार का आयनिक सॉलिड बनाएगा। कैसे, जैसे इसमें यानी कि अपने पास एक बॉक्स तो ये आ गया, ठीक है। अब यानी कि ये इस प्रकार के ठोस है। अब इसके बाद में इसके आगे एक और सॉलिड आ गया, एक अणु और जुड़ गया, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा यहाँ पे, यानी कि किसका बनाएगा, आयनिक क्रिस्टल का निर्माण करेगा। अब इसके पास में यहाँ पे सोडियम आ गया तो ये क्लोरीन, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन, ये क्लोरीन आ गया, और ये इससे क्या जुड़ गया, क्लोरीन। तो यानी कि एक क्लोरीन माइनस, यानी कि चारों तरफ किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज आयनों से क्या होता है, गिरा हुआ रहता है, ठीक है। ये जल में विलय होते हैं भाई, ये जल में क्या होते हैं, विलय होते हैं। एक विशेष गुण इनमें ये पाया जाता है। नेक्स्ट देखो भाई, इसके बाद में जो दूसरे प्रकार के जो ठोस होते हैं, ठीक है, वो होते हैं नेक्स्ट सहसंयोजक ठोस। कौन से होते हैं भाई, सहसंयोजक ठोस, कोवेलेंट सॉलिड। देखो भाई सहसंयोजक ठोसों में अपन बात करते हैं, ठीक है, तो इनके गलनांक का उतनांक उच्च होते हैं भाई। सबसे पहले बात तो इनके गलनांक का उतनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, ठीक है। इनके मध्य जो बंध पाए जाते हैं वो सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, इनको सहसंयोजक बंध। और सहसंयोजक ठोसों को यानी कि श्रृंखलन के गुण के कारण, किसके कारण है, श्रृंखलन के गुण के कारण अपन क्या बोलते हैं, नेटवर्क ठोस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेटवर्क ठोस। बताओ भाई बात समझ में है कि नहीं आपको? आ गई। इसके बाद सुनो भाई ध्यान से, इनकी जो सामान्य जो उदाहरण है, ठीक है, वो क्या होते हैं, जैसे अपन बात करें हीरा, डायमंड, हीरा, ग्रेफाइट, सिलिका, ये सारे क्या होते हैं, यानी कि इसके विशेष उदाहरण होते हैं, ठीक है। अब सुनो भाई, इसके बाद में ये विद्युत के कुचालक होते हैं, ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट अपवाद स्वरूप क्या होता है, सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि ग्रेफाइट में कार्बन sp2 संकरित अवस्था में पाया जाता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण ये विद्युत की चालकता प्रदर्शित करते हैं। जबकि आयनिक जो ठोस होते हैं ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, ये सुचालक होते हैं। जबकि यानी कि सहसंयोजक ठोस क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। बात समझ में आ गई। इसके बाद में लास्ट एंड थर्ड पार्ट है, ठीक है, चौथा प्रकार है ठोसों का
वो कौन सा हो गया, धात्विक ठोस। कौन से आ गए भाई, मेटेलिक सॉलिड। धात्विक ठोसों में देखो भाई धातुएं पाई जाती है, इनमें धात्विक बंध पाया जाता है, जिसके मुख्य उदाहरण क्या होती है, धातु तथा मिश्र धातु। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सुनो भाई, इनके गलनांक उतना क्या होते हैं, सामान्यतः उच्च पाए जाते हैं। आगे बात समझ में, यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं ठोसों के वर्गीकरण की। अब ध्यान रखना, क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, इनके उदाहरणों से। आज तक जो भी क्वेश्चन आया राजस्थान माध्यमिक शिक्षा या अदर स्टेट एग्जाम्स में, वो कहां से आया है, इनके मॉलिक्यूलर या आणविक ठोसों से रिलेटेड आया है। ठीक है, 2017 बोर्ड पेपर आरबीएससी 2017 में हाइड्रोजन के बारे में पूछा था। हाइड्रोजन किस प्रकार के ठोस होते हैं, वहां पे सिर्फ आपको आणविक ठोस लिखना था। क्या लिखना था, आणविक ठोस। और आणविक ठोस लिखते ही आपको 1 नंबर मिल जाता। बताओ भाई बात समझ में है कि नहीं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उदाहरण इसके इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पूछा जा सकता है भाई नेटवर्क ठोस क्या होते हैं, नेटवर्क ठोसों के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। नेटवर्क ठोस जो ठोसों को बोलते हैं, इधर ग्रेफाइट से लिखा, इसके उदाहरण होते हैं, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, बाकी सब कुचालक होते हैं। बताओ भाई बात समझ में है कि नहीं। आगे यहाँ पे, हाँ अब देखते हैं अपन, यानी कि इनकी ज्यामिति के आधार पे वर्गीकरण। सेकेंड टाइप क्या आ गया, इनके ज्यामिति के आधार पे वर्गीकरण। ज्यामिति के आधार पे वर्गीकरण देखो भाई, इनको 2 भागों में बांटा गया है। पहले तो आ गए क्रिस्टलीय ठोस। पहले तो कौन सा आ गए, क्रिस्टलीय ठोस। देखो भाई क्रिस्टलीय ठोस को अपन क्या बोलते हैं, सुनो ध्यान से। यानी कि इनकी जो ज्यामिति होती है या अवयवी कण होते हैं, एक निश्चित अंतराल के पास पाए जाते हैं। इनके जो अवयवी कण है, जैसे यहाँ पे एक कण था, फिर ये कण आ गया, फिर ये कण आ गया, फिर इसके बाद में ये कण आ गया, अब इससे जुड़ के ये कण मिल गया इधर, फिर इसके बाद में यहाँ पे अपने को ये कण मिल गया। अब ये एक निश्चित दूरी पे यानी कि क्या बनाते हैं, एक दूसरे की पुनरावृत्ति करते हैं। एक निश्चित अंतराल पे क्या करते हैं, ये एक दूसरे की पुनरावृत्ति करते हैं। यानी कि इसी को अपन क्या बोलते हैं, ऐसे एक दूसरे की यानी कि एक निश्चित दूरी पे क्या करेंगे, ये पुनरावृत्ति करते हैं। मतलब जितनी दूरी इन दोनों की है, उतनी इन दोनों की, उतनी इन दोनों की। सभी अवयवी कण एक दूसरे से निश्चित दूरी पे पाए जाते हैं। जैसे पहले अपने पास व्हाइट कलर का है, फिर ऑरेंज कलर का अवयवी कण आ रहा है, फिर व्हाइट आएगा, फिर ऑरेंज आएगा, तो यानी कि एक निश्चित अंतराल पे इनके अवयवी कण उपस्थित होते हैं। समझ में आ गई बात। एक देखो भाई, कई बार जो क्रिस्टलीय ठोस है, इनको अपन वास्तविक ठोस बोलते हैं। इनको अपन क्या बोलते हैं, वास्तविक। वास्तविक इसलिए क्योंकि ये निश्चित ज्यामिति युक्त पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये निश्चित ज्यामिति युक्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, इनमें नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जो दूसरा इनका प्रकार है वो है, यानी कि सेकंड टाइप आ गया ज्यामिति के आधार पर अक्रिस्टलीय ठोस। कौन से हो गए, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में देखो भाई, इनकी अनिश्चित ज्यामिति पाई जाती है। सुनना डेफिनेशन में, इनकी अनिश्चित ज्यामिति पाई जाती है। अनिश्चित ज्यामिति के कारण अपन इनको आभासी ठोस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको अपन, आभासी ठोस या झूठे ठोस भी अपन इनको बोल सकते हैं। ठीक है, कई बार अपन यानी कि अनिश्चित ज्यामिति के कारण इनको एमोरफस ठोस भी बोलते हैं। इनके अन्य नामों का ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। अब सुनो ध्यान से, इनमें जो अवयवी कण है, जैसे व्हाइट कलर के 3 कण पाए जा रहे हैं, इसके बाद में जैसे ब्लू कलर आ गया, ठीक है, ब्लू कलर के कण 2 हो गए या 5 हो गए। इस प्रकार एक निश्चित ज्यामिति नहीं होती, कब ब्लू आएगा कब व्हाइट आएगा। अभी ऐसे वापस व्हाइट कलर आ गया, अब यानी कि ये अवयवी कण है, एक निश्चित अंतराल पे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अनिश्चित अंतराल होता है। ठीक है, आई बात समझ में। तो यानी कि एक चीज ध्यान रखना, इनके जो गलनांक यानी कि गलनांक और उतनांकों की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, तो क्रिस्टलीय ठोसों के जो गलनांक है उनका उतनांक है वो निश्चित होते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक है उनका उतनांक क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। इनके गलनांक उनका उतनांक निश्चित होते हैं भाई, यानी कि कोई फिक्स नहीं होता भाई कितने गलनांक पे पिघलेंगे नहीं पिघलेंगे। समझ में आ गई बात। अब सुनो, इसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्या, इनके डिफरेंस की बात करते हैं। ठीक है, देखो भाई कैसे, देखो भाई अपन क्रिस्टलीय में अंतर देख रहे थे। सुनो भाई, देखो क्रिस्टलीय में सबसे अपन पहले बात करते हैं, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में सबसे पहले अपन बात करेंगे क्या, सुनो ध्यान से भाई। क्रिस्टलीय में देखो अपन देशिकता की बात करते हैं। देशिकता का मतलब है, अगर गुणों का जो अध्ययन है उसकी बात करें,
जो क्रिस्टलीय ठोस है इसमें हमेशा विषमदेशिकता पाई जाएगी। कैसे देखते हैं, सुनो भाई ध्यान से। विषमदेशिकता, इस क्रिस्टलीय ठोसों में समदेशिकता पाई जाती है। जैसे अवयवी कण है ये, यहां पर इसको ए बी बी ए बी ए बी ये अपन ने वो क्रिस्टल बना दिया। इस क्रिस्टल में अगर अपन कोई ऐसी रेखा खींचे, सीधी खड़ी रेखा खींच दी जिसको ऐसे वह तक नाम दे दिया। अब इस खड़ी रेखा के दोनों तरफ अपन देखते हैं तो इधर ए, फिर बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है, बी आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है। मतलब एक अवयवी कण के बाद में बी यानी कि दूसरा अवयवी कण आ रहा है। मतलब असमान अवयवी कण आ रहे हैं। इसके जो गुण है वो भी अलग है, इसके गुण भी अलग है, तो दोनों में गुणों में भी असमानता पाई जाएगी। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, एक अगर खड़ी रेखा खींचते हैं, खड़ी रेखा के दोनों तरफ असमान कणों की पुनरावृत्ति होती है, असमान कणों की पुनरावृत्ति होती है, तो हम क्या बोल सकते हैं, यानी कि असमान गुण पाए जाते हैं ना, मतलब ये क्या प्रदर्शित करते हैं, विषमदेशिकता प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट देखो भाई, अगर मैं क्या करूं, एक रेखा खींच दी इस प्रकार से, येलो कलर की जो लाइन है ये अपने पास से दे तक की लाइन खींची है। इसमें देखो भाई एक तरफ तो देखो भाई ए ही है, एक तरफ बी बी बी, तो असमान कण पाए जा रहे हैं ना, इसमें क्या पाए जा रहे हैं, समान कण पाए जा रहे हैं, और समान कण लगातार पुनरावृत्त हो रहे हैं, मतलब क्या पाई जाएगी, समदेशिकता। मतलब एक के जो गुण है वो इसमें भी बी 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 सभी के गुण समान है, मतलब इनमें क्या पाई जाएगी, समदेशिकता पाई जाएगी। कैसे कि जैसे इनमें इस प्रकार की कणों की पुनरावृत्ति हो रही थी लगातार, ऐसे कण पाए जा रहे थे, तो यानी कि ये ऐसे कण पाए जा रहे, तो यानी कि समान कण लगातार पाए जा रहे थे किसमें, क्रिस्टलीय ठोसों में। जबकि क्रिस्टलीय ठोसों में एक छोटा कण था, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, इस प्रकार पाए जा रहे थे। तो इसके गुण अलग होंगे, इसके गुण अलग होंगे, तो इनमें भी समदेशिकता मिल रही थी, इसमें समदेशिकता मिल रही है। तो इस प्रकार अपना समदेशिकता और विषमदेशिकता का उदाहरण इनमें देख सकते हैं। अब देखो भाई क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया, वर्गीकरण कंप्लीट है, वर्गीकरण अपन ने पूरा कंप्लीट देख लिया। अब अपन क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अपन क्रिस्टल सिस्टम की बात करेंगे। क्या करेंगे अपन इसमें, क्रिस्टल सिस्टम की। देखो भाई क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं, देखो भाई क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टल तंत्र, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, क्रिस्टल तंत्र। क्रिस्टल सिस्टम, देखो भाई क्रिस्टल सिस्टम भी बोल सकते हैं अपन इनको, और त्रिविम जालक भी बोल सकते हैं इनको, अपन त्रिविम जालक के क्रिस्टल सिस्टम भी बोल सकते हैं। कैसे, सुनो भाई ध्यान से। अपन इसमें सबसे पहले एक छोटा सा पॉइंट पढ़ेंगे, क्या, यूनिट सेल। क्या पढ़ेंगे इसमें अपन, एक यूनिट सेल। यूनिट सेल का मतलब होता है एकक कोष्ठिका। क्या पढ़ेंगे अपन इसमें, एकक कोष्ठिका। देखो भाई ये एकक कोष्ठिका क्या होती है, एक अपन छोटे कमरे की बात करें, अपन ने क्या बना लिया, एक ये छोटा कमरा बना लिया। अब इस कमरे के देखो भाई चारों दीवारें अपन ने इस प्रकार बना दी, देखो यहाँ पे इस छोटे कमरे की चारों दीवारें ये बना दी, आगे बात समझ में। अब इस प्रकार की जो अगर ये कमरा है, इस कमरे की बार बार पुनरावृत्ति हो, और बार बार पुनरावृत्ति हो के, जैसे एक कमरा तो मैंने इधर बना दिया, एक कमरा तो मैंने इधर बना दिया, एक कमरा इसके इस साइड में बना दिया मैंने, ठीक है, और जस्ट एक कमरा इसके ऊपर बना दिया, और एक कमरा इसके नीचे बना दिया। आई बात समझ में, मतलब चारों तरफ लगातार क्रिस्टलों की पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे अपन इसके दाएं बाएं में भी एक कमरे और बना दिए, ये लो, और ये पूरा क्रिस्टल जालक बन गया। क्या बन गया, पूरा। अब इसमें एक सेंटर वाला कमरा देखो, व्हाइट कलर से दिख रहा है आपको, ये व्हाइट कलर वाला कमरा है ना, पूरा कंप्लीट दिख रहा है। इस कमरे की बार बार पुनरावृत्ति हुई है, देखो इधर ऑरेंज कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, यानी कि कमरे की बार बार पुनरावृत्ति से पूरा मतलब क्या बन गया, पूरा बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स बन गया। ये जो छोटा सा कमरा है, इस छोटे से कमरे को अपन क्या बोल सकते हैं, यूनिट सेल बोल सकते हैं। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, यूनिट सेल बोल सकते हैं।
मतलब पूरे संपूर्ण क्रिस्टल की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके बार बार पुनरावर्तन से पूरे क्रिस्टल का निर्माण होता है क्या कहलाती है? यूनिट सेल कहलाती है, एकक कोशिका कहलाती है। आगे बात समझ में। और एकक कोशिका के बार बार पुनरावर्तन से एक संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण होता है। ठीक है भाई, समझ में आ गई। अब अपन सबसे पहले एकक कोशिका के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? एकक कोशिका। भाई ये यूनिट सेल होती है। एकक कोशिका के बारे में पढ़ने से पहले अपन ने डेफिनेशन पढ़ ली। भाई संपूर्ण क्रिस्टल की वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके बार बार पुनरावर्तन से क्रिस्टल का निर्माण होता है क्या कहलाती है? एकक कोशिका कहलाती है। अब एकक कोशिका के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। एकक कोशिका के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ये पैरामीटर समझना जरूरी है। कैसे? देखो भाई, सबसे पहले अपन बात करते हैं एकक कोशिका की अक्षीय दूरियां। अक्षीय दूरियां देखो भाई क्या होती है। जैसे एक यानी कि अपन ने निर्देशांक पढ़े हैं, कोऑर्डिनेट्स पढ़े हैं, मैथमेटिक्स में निर्देशांक पढ़ के 10th क्लास में। निर्देशांक आपने एक्स वाई और जेड से डिनोट किए थे। कैसे? जैसे आपने तीन को यानी कि 3D में या 3D में अरेंजमेंट देखा था। ये तीन कोऑर्डिनेट्स हो गए। इसमें आपने एक को एक्स नाम दिया, दूसरे को वाई एक्स नाम दिया, तीसरे को जेड एक्स नाम दिया। ये सभी एक दूसरे से 90 डिग्री पे स्थित होते हैं। अब ये जो दूरियां हैं तीन, अगर अपन इनके ये जो कोण है, ये दूरियां हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? पूरे क्रिस्टल की यानी कि क्या बोल सकते हैं? अक्षीय दूरियां एकक कोशिका की। कैसे? भाई इससे संपूर्ण क्रिस्टल का निर्माण समझाता हूं आपको। भाई ये क्रिस्टल बन रहा है इससे। कैसे? ये देख लो, ये एक कोण इधर बना दिया, दूसरा देखो भाई अपन ने यहां पे बना दिया इससे। ठीक है, अब इसके चारों कोणों को मिला दो। ये मिला दिया मैंने, ये मिला दिया और ये मिला दिया। देखो भाई एक एकक कोशिका बनी नहीं, ये व्हाइट कलर की एकक कोशिका, सेम ऐसी कैसी एकक कोशिका? बताओ भाई आपको समझ में आएगी नहीं? आ गई। अब इसमें देखो भाई एक भुजा तो इसकी ये दिख रही है आपको, ये वाली भुजा वाई भुजा, एक इसकी एक्स भुजा, एक इसकी जेड भुजा। ये इसकी चारों भुजाएं एक दूसरे समान होती हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? अक्षीय दूरियां बोलते हैं। मतलब इस भुजा की लंबाई ए है, इसकी बी हो सकती है, इसकी सी हो सकती है। तो ये जो दूरियां हैं, इन भुजाओं की जो लंबाई है, इसको अपन क्या बोलते हैं? अक्षीय दूरियां बोलते हैं। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पे देखो भाई, ये जो दूरी हो गई, अब आपको इनको डिनोट कैसे करना है वो समझो, सुनो ध्यान से। यहाँ पे अपन इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, याद कैसे करेंगे अक्षीय दूरियों को? ध्यान रखना, आप अगर कभी भी कोऑर्डिनेट्स को अगर अरेंज करते हो तो कैसे को अरेंज करते हो? जैसे मेरे पास ये तीन यानी कि ये तो अगर एक्स एक्स है, ये वाई है, ठीक है, और ये एक जेड है। ये तीन कोऑर्डिनेट्स हो गए, दिख रहे हैं आपको? ये यानी कि ऊपर वाला एक्स, ये वाई और ये जेड। इस प्रकार होते हैं। ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90, तीनों कोण 90 डिग्री के होते हैं। आप जिस कमरे में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं, उस कमरे का एक कोना इसी प्रकार अरेंज होता है। इसको चाहे आप ऐसे देखो, आप ऐसे देखो, चाहे इस तरफ जाके देखो, चाहे आप इसको ऐसे देखो, किसी भी डायरेक्शन में देख लो, आपको कोना एकदम 3 यानी कि एक दूसरे से 90 डिग्री पे दिखाई देगा। समझ में आई मेरी बात? अब देखो भाई इसमें जो आपकी ओर आ रहा है, जो आपकी ओर आ रहा है, इसको ए नाम दे दो। आपकी, ए मतलब आपकी ओर। जो दूसरी दिशा में जा रहा अपोजिट मतलब बाईं ओर, बी, बाईं मतलब बी। जो ऊपर की तरफ सी मतलब चोटी, सी मतलब क्या हो गया? चोटी। जो ऊपर की तरफ जा रहा है सी। ए बी और ये सी, ये तीन क्या हो गए? इसकी अक्षीय दूरियां हो गई। कौन सी हो गई? ए बी व सी, तीन अक्षीय दूरियां हो गई। तो यानी कि जेड आपकी तरफ आ रहा है, इसको नाम दे दिया मैंने ए। ये एक्स ऊपर की तरफ जा रहा है, सी मतलब चोटी, और यहाँ पे वाई दाई तरफ जा रहा है मतलब बी, बाई, इधर बाया। बताओ भाई बात समझ में आई नहीं? तो ये तीन अक्षीय दूरियां हो गई। कौन कौन सी? ए बराबर बी बराबर सी, ये तीनों अक्षीय दूरियां हो गई। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकंड पॉइंट, अक्षीय कोण। किसकी बात करेंगे? अक्षीय कोण की बात करेंगे। अक्षीय कोण क्या होते हैं? इन अक्षीय दूरियों के बीच के जो कोण होते हैं, इन अक्षीय दूरियों के जो बीच के जो कोण होते हैं, इनको बोलते हैं अक्षीय कोण। मतलब अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और ये लास्ट वाला गामा, ये तीन अक्षीय दूरी यानी कि कोण हो गए। समझ में आ गई बात?
बट तीसरा इसका जो यानी कि पैरामीटर्स है वो कौन सा होता है, सुनो भाई ध्यान से, फलक। तीसरा पैरामीटर क्या होता है, फलक होता है। फलक क्या होता है भाई, एक अपने एक कोष्टिका बनाई, ये अपने पास कोई एक कोष्टिका है, ठीक है भाई। ये सीखना बहुत जरूरी है, अगर आपको ये चैप्टर समझना है, इसमें नंबर गेन करने हैं, आपको नीट जेईई में सिलेक्शन चाहिए, तो इस चैप्टर को पढ़ना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। समझना है तो ये वीडियो आपको बार बार देखना पड़ेगा। अब सुनो भाई ध्यान से, अपन फलकों की बात करें, फेस की बात करें, किसकी बात करें अपन यहाँ पे, फलक या फेस की बात करें। फलक या फेस क्या होते हैं कि जैसे अपने पास ये जो सामने वाला जो फ्रस्ट होता है, ये जो सामने वाला फ्रस्ट होता है, इसके साथ पीछे एक और फ्रस्ट होता है, एक ऊपर एक नीचे एक दाएं और एक बाएं, ये टोटल 6 प्रकार के फ्रस्ट पाए जाते हैं। तो यानी कि पूरी एक कोष्टिकाओं में भुजाओं को जोड़ने वाले जो बिंदु होते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्रस्ट बोलते हैं। कैसे कि मेरे पास ये चौक का डिब्बा है, सुनो भाई ध्यान से, ये मेरे पास चौक का डिब्बा है, इस चौक के डिब्बे में देखो भाई, ये पूरा एक फ्रस्ट हो गया, ये पूरा क्या हो गया, एक फ्रस्ट हो गया। अब यहाँ पे इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक कोष्टिका, ये यूनिट सेल बोल सकते हैं। इसमें एक फ्रस्ट ये हो गया, दूसरा फ्रस्ट ये रहा, तीसरा फ्रस्ट ये रहा, चौथा फ्रस्ट ये रहा, पांचवा फ्रस्ट ये रहा, छठवा एक पीछे भी है इसके, तो टोटल कितने फ्रस्ट हो गए, 6। आप जिस रूम में बैठे हो वो भी एक कोष्टिका है, उसमें देखो भाई शान से, एक ऊपर छत वाला फ्रस्ट, एक फर्श, एक ये दीवार, एक ये, एक सामने वाली, एक आपके पीछे वाली, तो टोटल ये 6 दीवारें हो गई ना। तो ये 6 दीवारें क्या हो गई, फ्रस्ट हो गई, मतलब यहाँ पे इसके फलक हो गए, ये क्या हो गए, इसके फलक। तो फलकों की संख्या क्या हो गई, टोटल 6। नेक्स्ट चौथा पॉइंट, किनारे, कोर, कॉर्नर या कोर, किनारे एक ही बात है। किनारे क्या होते हैं, यानी कि ये जो दो फ्रस्ट है, सुनो भाई, ये जो दो फ्रस्ट है, एक फ्रस्ट ये रहा, एक फ्रस्ट ये रहा, ये एक पूरा फ्रस्ट है, ये दो फ्रस्ट है, इन दो फ्रस्टों को काटने वाला बिंदु, दो फ्रस्टों को काटने वाला बिंदु क्या कहलाता है, किनारा कहलाता है। क्या कहलाता है, किनारा। और एक कोष्टिका में 12 किनारे होते हैं। मतलब सुनो, जिस रूम में आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, वहां पे एक फ्रस्ट इधर वाली है, एक फ्रस्ट इधर वाली है, दोनों को जोड़ने वाला ये कोना है, किनारा है, ये क्या हो जाएगा, इसका किनारा। एक किनारा ये भी है, ऊपर भी किनारा है, इधर भी किनारा है, 4 इधर किनारे हैं, 2 इधर है, 2 इधर, टोटल 12 किनारे। सुनो ध्यान से, समझना, मैं बॉक्स के माध्यम से आपको ये समझा रहा हूं। कैसे, देखो भाई, मेरे पास ये बॉक्स है, मेरे पास क्या है, ये पूरा बॉक्स है। इस बॉक्स में देखो भाई, मैं बता रहा था, ये फ्रस्ट है पूरा, ये भी फ्रस्ट था, ये भी फ्रस्ट है, ये भी फ्रस्ट है, ये भी फ्रस्ट, ये फ्रस्ट, पिछोड़ा फ्रस्ट, समझ गए। अब यहाँ पे इस फ्रस्ट को और इस फ्रस्ट को काटने वाला बिंदु ये किनारा है, ये वाला बिंदु क्या हो गया, किनारा, ये भी किनारा, ये भी किनारा, ये किनारा, टोटल कितने, 4 किनारे। 4 इसके पीछे भी है ना, ऐसे 1 2 3 4, 4 किनारे, एक ये, 4 4 8 और एक 9 10 11 और ये 12, टोटल किनारों की संख्या कितनी होगी, 12। किनारों की संख्या कितनी होगी, 12। तो किनारे कितने हो गए, टोटल 12। 1, काउंटिंग देख लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, किनारे कितने हो गए, 12। नेक्स्ट देखो भाई, केंद्र। केंद्र क्या होते हैं, ये यूनिट सेल है, एक का कोष्टिका है। इसके कोणों को मिलाओ, कोणों को मिलाने पर ये एक सेंटर में या एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, केंद्र। और एक कोष्टिका में एक ही केंद्र होता है, एक कोष्टिका में क्या होता है, एक ही केंद्र होता है। समझ में आ गई। तो देखो भाई, केंद्र, फलक, कोणे और किनारे, समझ में आ गई सारी बातें। यहां पे एक लास्ट 6वां पॉइंट बचा है, कोणे। कोणे देखो भाई, ये इसका क्या हो गया, कोण हो गया। किनारे एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटते हैं, ये क्या हो गए, कोणे हो गए।
तो पूरे कोणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 तो इधर कोने हैं, 4 उधर, तो टोटल कोणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8। कोणों की संख्या कितनी हो जाएगी टोटल, 8। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, टोटल पैरामीटर्स हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, टोटल पैरामीटर्स हो जाएंगे। हाँ भाई, अपन अपन बात करेंगे एक कोष्टिका के प्रकार, यूनिट सेल्स के टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट देखो भाई, सरल एक कोष्टिका, सिंपल यूनिट सेल। सरल एक कोष्टिका में देखो भाई, जैसे अपने पास कोई भी यूनिट सेल है, ठीक है, इस यूनिट सेल में अगर अवयवी कण, इस यूनिट सेल में अगर अवयवी कण कोणों पे पाए जाते हैं, कहां पाए जाते हैं, केवल कोणों पे पाए जाते हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सरल एक कोष्टिका। क्या बोलते हैं इसको अपन, सरल एक कोष्टिका। नेक्स्ट सेकंड टाइप है काय केंद्रीय, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। काय केंद्रीय एक कोष्टिका में, ये एक कोष्टिका है, इस एक कोष्टिका में अवयवी कण कोणों पे तो होंगे ही होंगे, अवयवी कण का होंगे, कोणों पे तो होंगे होंगे, उसके साथ, कोणों के साथ साथ का होंगे, फलकों पे भी उपस्थित होंगे। कोणों के साथ साथ कहां उपस्थित होंगे, फलकों पे, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर। नेक्स्ट देखो भाई, बॉडी सेंटर में तो फलक केंद्रीय में काट भाई, काय केंद्रीय एक कोष्टिका में देखो भाई, काय केंद्रीय एक कोष्टिका में ये अपने पास एक कोष्टिका है, इस एक कोष्टिका में देखो परमाणु का होंगे, कोणों पे तो होंगे होंगे, कोणों पे तो होंगे होंगे भाई, सिंपल तो होगी हमेशा एक कोष्टिका। इसके साथ में एक परमाणु इसके केंद्र पे उपस्थित होगा, कहां उपस्थित होगा, केंद्र में, इसको बोलते हैं काय केंद्रीय एक कोष्टिका। थर्ड टाइप देखो भाई, फलक केंद्रीय, फलक केंद्रीय को बोलते हैं फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड में देखो भाई, इसके बाद में अपन बात करते हैं भाई, ये कोई एक कोष्टिका अपने सामने, ये क्या है अपने सामने, कोई यूनिट सेल है, इसमें ये परमाणु का है, इसके कोणों पे तो होंगे होंगे, कोणों के साथ साथ का होंगे, इसके फलकों पर भी उपस्थित होंगे, जैसे एक फलक, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये पांचवी, ये फ्रंट वाली छठी, कहां पे स्थित होंगे, कोणों के अलावा एक फलकों पे भी स्थित होते हैं। लास्ट एंड फाइनल चौथा टाइप है इसका, आधार केंद्रीय एक कोष्टिका। आधार केंद्रीय को बोलते हैं एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। देखो भाई, इसमें क्या होता है, देखो सरल एक कोष्टिका तो होगी, सरल के साथ साथ क्या होता है, कोणों पे तो होंगे होंगे, यहाँ पे कोणों पे तो परमाणु है ही है, कोणों के अलावा परमाणु कहां स्थित होगा, आमने सामने वाले दो फलकों पे, केवल आमने सामने वाले केवल दो ही फलकों पे परमाणु उपस्थित होंगे, इसको अपन क्या बोलते हैं, आधार केंद्रीय या एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे अपना, वो क्रिस्टल तंत्र के प्रकार, ब्रेवे क्रिस्टल जालकों के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।